पिछली वीडियो में हमने देखा कि कौन से 4 हाउसेज हैं और कौन से 4 प्लैनेट्स हैं जो आपको एनालाइज करने हैं अगर आप शेयर मार्केट में अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन 4 हाउसेज को और उन 4 प्लैनेट्स को कैसे एनालाइज करना है, वो क्या क्या ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोष कह लीजिए या योग कह लीजिए आपकी कुंडली में बनते हैं, जिनके चलते आप अपना दाव, अपना हाथ शेयर मार्केट में आजमा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर मार्केट में एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, कैसे आप इन दोनों को मर्ज करते हैं अपना मुनाफा कमाने के लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको सेकंड हाउस देखना है। अब सेकंड हाउस जब आप देखते हैं तो एक हाउस को एनालिसिस करने के लिए हमें ये देखना होता है कि उस हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं और उस हाउस का जो लॉर्ड है वो लॉर्ड कहाँ पर बैठा है। तो जितने भी मैं आपको हाउसेस बताऊंगा उनको इसी तरीके से आपको एनालिसिस करना है कि उन हाउसेस में मेलेफिक या फिर ऑस्पिशियस प्लैनेट हैं। वो ऑस्पिशियस प्लैनेट उन हाउसेस के साथ में क्या कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि उन हाउसेस के लॉर्ड के साथ में जो भी उन हाउसेस के मालिक हैं, लॉर्ड हैं, उनके साथ में वो क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धन भाव की। आपका जो धन भाव है उसका जो लॉर्ड है, लॉर्ड क्या होता है, जो उसके अंदर राशि है उस राशि का मालिक कौन है, उस राशि को रूल कौन कर रहा है, वो प्लैनेट उस भाव का, उस हाउस का लॉर्ड कहा जाएगा। तो जो आपका धनेश है यानी जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, अगर वो धनेश आपके 5th हाउस के साथ में कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है, कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, या तो वो लॉर्ड जो सेकंड हाउस का है, जो आपका धनेश है, वो 5th हाउस में जाकर बैठ जाए, या फिर वो 5th हाउस के लॉर्ड के साथ केंद्र में या फिर किसी त्रिकोण भाव में अगर बैठ जाता है, तो ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस कंडीशन हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे संयोग में, ऐसे कॉम्बिनेशंस में आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस जो हो गया वो आपके धन को बता रहा है और जो 5th हाउस है वो आपको स्पेकुलेशन इनकम को डिनोट कर रहा है। तो जब इन दोनों का संयोग होता है, इन दोनों की युति होती है, वो युति मैंने आपको 2 तरीके से बताई, वो इनके लॉर्ड से भी हो सकती है, या फिर एक हाउस का लॉर्ड दूसरे हाउस में और दूसरे का 5वें में आके बैठ जाता है, तो भी हम कहते हैं कि दूसरे और 5वें हाउस का संयोग कॉम्बिनेशन हो रहा है। और ये कॉम्बिनेशन ऑस्पिशियस तब हो जाता है और भी ज़्यादा जब इसके अंदर 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। तो यानी कि अगर आपका 2nd, 5th और 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट इनके लॉर्ड की तरह से, या फिर इनके लॉर्ड आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, किसी भी तरह से वो एस्पेक्ट हो, तो भी हम कह सकते हैं कि आपका 2nd, 5th और 11th हाउस एक्टिव है, यानी कि आप शेयर बाजार में काम कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन आती है कि अगर आपका 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 5th के साथ में कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है, या फिर और भी ज़्यादा अगर मैं ऑस्पिशियस कंडीशन कहूँ तो इन दोनों के लॉर्ड 10th हाउस में, जो कि आपका प्रोफेशन का हाउस है, जो कि आपका करियर, बिजनेस, काम का, कर्म का भाव है, वहाँ जाकर अगर 5वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक वो दोनों किसी भी तरीके से 10th हाउस के साथ में कोई कंडीशन, कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि आपका जो करियर है वो शेयर मार्केट में काफ़ी उज्जवल हो सकता है, वहाँ से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे इन प्लैनेट्स की जुगलबंदी से, कैसे इन हाउसेस की जुगलबंदी से आप शेयर मार्केट में काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक और केस देख लेते हैं। जब आपका लग्नेश यानी कि जो आपका प्रथम भाव है उसका जो लॉर्ड है, यानी कि जो आपका असेंडेंट है, असेंडेंट लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठ जाता है और वो 5th हाउस का जो लॉर्ड है उससे किसी भी तरह से एस्पेक्ट हो जाता है, या फिर उसके साथ में किसी भी तरह से लग्नेश की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है 11th हाउस में। सपोज कीजिए कि आपका असेंडेंट लॉर्ड और जो आपका पंचमेश है यानी जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो दोनों 11th हाउस में बैठ जाते हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि आप शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका असेंडेंट और 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में बैठ जाते हैं, या फिर आपके भाग्येश 9th हाउस के लॉर्ड के साथ किसी तरीके से कॉम्बिनेशन में, या तो उसके साथ में केंद्र में या फिर त्रिकोण में वहाँ पर बैठ जाते हैं, या फिर
लग्नेश और पंचमेश केंद्र त्रिकोण में बैठकर भाग्येश की दृष्टि उस कॉम्बिनेशन पर पड़ती है, तो भी ये काफ़ी ऑस्पिशियस हो जाता है कि आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कुछ हाउसेस के लॉर्ड और उनके साथ में होने वाले कॉम्बिनेशन जिसके चलते आप बाजार में अच्छा दाव खेल सकते हैं। अब बात आती है प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन की। अगर वो प्लैनेट्स आपके किसी भी सेकंड, फिफ्थ या फिर 11th हाउस के लॉर्ड नहीं है, जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ कुछ स्पेशल केस की, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और मार्स यानी मंगल दोनों ऑस्पिशियस कंडीशन में है। ऑस्पिशियस कंडीशन में कैसे हो सकते हैं कि चंद्रमा आपका 6, 8, 12 यानी कि 6th, 8th और 12th हाउस में नहीं होना चाहिए। ये दोनों अगर इकट्ठे केंद्र के किसी भाव में या त्रिकोण भाव में होते हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है जिसके चलते आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए मंगल क्या है, मंगल है साहस, पराक्रम का कारक। और शेयर बाजार में क्या चाहिए, शेयर बाजार में हमें चाहिए कि हम रिस्क लेने की कैपेसिटी हमारी हाई होनी चाहिए, यानी कि जो रिस्क है अंधाधुंध रिस्क ना हो, रिस्क एक कैलकुलेटेड वे में ले। वो कैलकुलेशन आपको मरकरी प्रोवाइड करेगा, बट मार्स आपको क्या प्रोवाइड करेगा, वो रिस्क लेने की कैपेसिटी, वो रिस्क लेने की क्षमता। यानी कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति है तो आप मार्स के द्वारा रिस्क लेके चंद्रमा से पैसा कमा सकते हैं, यानी कि आप रिस्क उठा सकते हैं शेयर बाजार में, जो आपके लिए लेना कभी कभी अनिवार्य भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें अगर रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। देखिए शेयर बाजार में सीधा सा एक आपको कॉम्बिनेशन मिलता है, जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड, जितना कम रिस्क उतना कम आपका रिवॉर्ड। अगर आपको रिस्क लेने की क्षमता कम है तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, आप हाई रिस्क प्रोफाइल में जाते हैं तो आप शेयर बाजार में जा सकते हैं। ऑब्वियसली शेयर बाजार में आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा और म्यूचुअल फंड में कंपेरेटिवली प्रॉफिट आपको कम मिलेगा। तो बहुत बार देखा गया है जिनकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति होती है वो सीधा म्यूचुअल फंड को स्किप करके डायरेक्टली शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं और हाईली रिस्की स्क्रिप्ट के अंदर उनको इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है। अभी तक हमने बात करी चंद्रमा की, अब बात कर लेते हैं राहु की। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि राहु क्या है, एक सडन चेंज। तो इसका मार्केट से, शेयर मार्केट से डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि शेयर मार्केट में भी जो उतार चढ़ाव होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में भी जो उतार चढ़ाव होते हैं वो काफ़ी तेज होते हैं और काफ़ी शार्प होते हैं, इसीलिए राहु डायरेक्टली शेयर मार्केट को रूल करता है। और राहु जो है उसकी जो नेचर है वो है स्पेकुलेटिव इनकम। जो आपकी कुंडली में स्पेकुलेटिव इनकम है वो राहु से पता चलता है। अब राहु आपकी कुंडली में मैलेफिक है या फिर वो ऑस्पिशियस है, ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर आप शेयर बाजार में काम करना चाहते हैं। बाय नेचर हम राहु को क्या समझते हैं, बाय नेचर राहु एक मैलेफिक ग्रह है, यानी कि एक जो क्रूर ग्रह कह लीजिए, क्रूर तो नहीं कहेंगे, एक अशुभ ग्रह माना जाता है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार ही राहु जो है आपको अशुभ प्रभाव देता है। देखिए राहु जो अगर 11th हाउस में हो जाए तो इससे बढ़िया कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। अगर आप शेयर बाजार में काम करना चाहते हैं, राहु क्या है, सडन इनकम, और 11th हाउस क्या है, 11th हाउस है आपका इनकम का हाउस। तो ऐसे में आपको क्या है, एक सडन इनकम की पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। इसी तरह अगर राहु 5th हाउस में हो जाता है और साथ ही साथ उसके साथ में गुरु भी 5th हाउस में बैठ जाता है तो ये भी एक ऑस्पिशियस कंडीशन हो जाती है। बट इस कंडीशन में डिपेंड करता है कि आपका मरकरी कहाँ पे है, क्योंकि अगर हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम बुध को कैसे भूल सकते हैं। इसीलिए जब गुरु और राहु इकट्ठे होते हैं तो हमें बुध की भी सिचुएशन देखनी पड़ती है कि बुध कहाँ पर है। तो अगर आपका राहु और गुरु इकट्ठा है तो ये भी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट सम टाइम इसमें ऐसा भी देखा गया है कि हम पहले अर्न तो कर लेते हैं शेयर मार्केट से, बट हम उस प्रॉफिट को सेव नहीं कर पाते। जब मैं यूँ कहूँ कि जितना भी आपने पैसा शेयर बाजार से कमाया है वो दोबारा आप री इन्वेस्ट कर देते हैं, और री इन्वेस्ट करने के चक्कर में सम टाइम ऐसा होता है कि आप जो प्रॉफिट है वो दोबारा बाजार में गंवा देते हैं। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि राहु अगर जुपिटर के साथ होता है तो सम टाइम वो आपको बहुत प्रॉफिट भी दे देता है, बट उस प्रॉफिट को आप सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको मैं एक दो रेमेडीज बता देता हूं। अगर आपका राहु 11th हाउस में है तो आपको
किसी से भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या किसी भी तरह का कोई इक्विपमेंट नहीं लेना गिफ्ट में, या किसी भी तरह से अगर आपको कोई प्रेजेंट मिलता है तो उसको आपको अवॉइड करना है। और अगर राहु आपका सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस मैंने आपको बताया था कि वो है एक्यूमुलेटेड इनकम का। तब क्या होगा, अगर राहु यहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल है, मेलेफिक नहीं है, मेलेफिक इन द सेंस अगर उसकी मंगल के साथ किसी तरह से युति हो रही है या फिर वो सूर्य के किसी कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो वो मेलेफिक हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन सेकंड हाउस में राहु के लिए नहीं हो रही है तो राहु आपको बेनिफिट दे सकता है। सडन इनकम, आपको सडन इनकम मिल सकती है, जैसे कि ऐसे में देखा गया है कि आपके फादर या आपके जो भी बुजुर्ग हैं, बड़े भाई कह लीजिए, वो आपको शेयर्स गिफ्ट में दे देते हैं। या नॉर्मली ये देखा गया है कि फादर ने शेयर्स लिए जो बॉन्ड फॉर्म में पहले चलते थे, डीमेटलाइज फॉर्म में नहीं होते थे, वो सर्टिफिकेट जब आपने घर चेंज किया, किसी अलमीरा की सफाई करी, तो वो एकदम से आपको ऑल ऑफ अ सडन वो सर्टिफिकेट्स मिल जाते थे, जो कि कह सकते हैं कि एक्सपेक्ट ही नहीं हो सकता था, और वो शेयर मार्केट से आपको प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा सेकेंड हाउस में जब राहु होता है तो एक ऑल ऑफ अ सडन गेन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। बट तब भी आपको क्या करना है, आपको जुपिटर यानी कि आपको गुरु की रेमेडीज करनी है। गुरु की रेमेडी जैसे कि आप कोई भी सैफ्रॉन का तिलक लगा सकते हैं, या कोई गोल्डन कलर की चीज़ आप अपने पास रख सकते हैं। आप गोल्ड जो ऑर्नामेंट्स हैं, जैसे कि गोल्ड की बैंगल या फिर गोल्ड की रिंग, आप ये डाल सकते हैं हाथ में, जिससे कि आपको राहु का जो एक अच्छा इफेक्ट है वो आपको गुरु की फॉर्म में, गुरु क्या है, गुरु धन का एक फॉर्चून और एक मैं कह लूँ वेल्थ को डिनोट करता है। तो राहु आपको गुरु के साथ जो संयोग आएगा, जब गुरु की आप रेमेडी करेंगे तो आपको ऑल ऑफ अ सडन जो इनकम है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपको जो धन है वो धन दूसरे भाव से मिलने लगेगा जहाँ पे आपका राहु बैठा है। तो इस तरीके से अगर आप राहु को अपनी कुंडली में अच्छा कर लेते हैं तो आपको शेयर मार्केट से अच्छा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपको क्या क्या एनालाइज करना है, और इस वीडियो में हमने सीखा कि आपको उसको एनालिसिस को कैसे अप्लाई करना है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस की बात कर लेते हैं जो आपके लिए इनऑस्पिशियस हो जाती हैं, जैसे कि अगर ये कॉम्बिनेशन जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन आपकी हॉरोस्कोप में अवेलेबल है, तो मैं ये कहूँगा कि आप या तो शेयर बाजार में काम मत कीजिए, या अगर करना भी चाहते हैं तो आप किसी की कंसल्टेंसी, किसी की सलाह से कीजिए। और समटाइम ऐसा भी देखा गया है कि आपकी कुंडली में अगर ये इनऑस्पिशियस कंडीशन है तो आपको करना क्या है, आपको मदर, फादर या अपनी वाइफ के नाम पर डीमैट अकाउंट खुलवाइए, और उस डीमैट अकाउंट में आप ट्रेडिंग कर लीजिए। इससे होगा क्या कि आपके जो हॉरोस्कोप में नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो अगर आपकी मदर, फादर या आपकी वाइफ या किसी भी रिलेशन में जो अब आप ट्रेडिंग उनके साथ करते हैं, तो हो सकता है उनकी कुंडली में कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हों जिससे आपके नेगेटिव पॉइंट्स दब जाएं या उनका प्रभाव कम हो जाए। तो ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले आपको देखना है चंद्रमा को। देखिए, चंद्रमा मैंने बताया कि चंद्रमा आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, और शेयर बाजार में इमोशंस बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो आपको देखना क्या है, चंद्रमा अगर आपके 6th, 8th या 12th इन तीनों में से किसी भी भाव में है तो आपको शेयर बाजार में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सीधा अवॉइड करनी है, क्योंकि ये आपको इतना फ्रूटफुल नहीं होगी। नाना करते हुए भी आप अगर कमा भी लेंगे 1 या 2 बारी, तो नेक्स्ट टाइम आपने जितना प्रॉफिट कमाया उससे ज़्यादा आप लॉस कर जाएंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे, शेयर बाजार को गवर्न करने वाले, शेयर बाजार को रूल करने वाले 3 मेजर हाउस, 2nd हाउस, 5th हाउस एंड 11th हाउस, अगर इन तीनों हाउस में कोई भी मेलेफिक प्लैनेट आ जाता है, या फिर इन तीनों हाउस के जो लॉर्ड हैं वो किसी मेलेफिक प्लैनेट, अशुभ ग्रह के साथ में उनका कंजंक्शन हो जाता है, या किसी भी तरह से उनका रिलेशन किसी मेलेफिक प्लैनेट से हो जाता है, तो भी आपको शेयर बाजार में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड करना चाहिए। मैं बार बार डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपना पैसा सिर्फ बैंक में रख के 4 या 5% का उस पर ब्याज कमाना है। आप इन्वेस्ट कीजिए, बट विथ सम प्रिकॉशन, विथ सम रेमेडीज जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आप उन रेमेडीज और प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे, फिर आपकी जो नेगेटिव प्लैनेटरी पोजीशन है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, और शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा पर एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस आपको गिनी चुनी कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में और इस पार्ट में बताया है।
इसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में जो गुरु है वो अगर डेबिलेटेड है या फिर गुरु किसी मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ में है तो भी आपको शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। गुरु क्या है, सीधा सीधा वेल्थ का कारक है, वेल्थ का प्लैनेट है। अगर गुरु किसी भी तरह से आपकी कुंडली में खराब है, मेलेफिक प्लैनेट के साथ है या वो डेबिलेटेड हो गया है, तो आपको क्या करना है, शेयर बाजार में उतना ही पैसा लगाना है जिसको आप खोने के लिए तैयार हो, या मैं ये कहूँ कि जिस पैसे के लिए आप रिस्क ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड करना है अगर गुरु अच्छी पोजीशन में नहीं है। वैसे बहुत सारे ऑस्पिशियस और नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, इस वीडियो में सारे कॉम्बिनेशन मैं नहीं कवर कर सकता। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए शेयर बाजार मुनाफे का प्लेटफॉर्म है या नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूं, जिस लिंक के अंदर आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है और मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए आपकी हॉरोस्कोप में क्या फेवरेबल कंडीशन है और क्या मेलेफिक प्लैनेट की पोजीशंस है, क्या आपकी कुंडली में ऐसे पॉजिटिव या नेगेटिव कंजंक्शन या मैं कह लूँ ऐसी सिचुएशंस बन रही है जिनके चलते आप शेयर बाजार में काम करें या ना करें, आप वहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको 2 वीडियो में खुद से एनालाइज करना सिखाऊं कि आप अपनी हॉरोस्कोप से ये जान सकें कि शेयर बाजार आपके लिए फ़ायदे का सौदा है या नहीं है। फिर मिलते हैं आप सभी से दोबारा एक नए सब्जेक्ट के साथ, ताकि आपको बता सकूं आपकी कुंडली में आपके जीवन के लिए क्या रहस्य छुपा है। तब तक के लिए नमस्कार।